अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम कैपेसिटेंस के फार्मूलाज Q बाय V और A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R बाय D स्टडी कर चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि एरिया, डिस्टेंस और मीडियम के चेंज से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और आज हमारा इसी रेफरेंस में जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किस बेस के ऊपर है, वो किस टॉपिक के ऊपर है, वो है एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। सो आइए हम इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कैपेसिटर्स के बारे में जैसे कि डिटेल पढ़ी। कैपेसिटर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड कुछ कैपेसिटर्स, जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। इसके अलावा टीवी या किसी और डिजिटल डिवाइस के सर्किट्स के ऊपर भी कैपेसिटर्स मौजूद होते हैं। ये कैपेसिटर्स किस लिए यूज होते हैं? ये कैपेसिटर्स यूज होते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसी रेफरेंस में हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक की हेडिंग क्या है? टॉपिक की हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी भी क्वेश्चन की तरह लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले केस स्टडी लिखेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A, प्लेट सेपरेशन D, some medium is present as dielectric between its plates whose permittivity is epsilon m and that is equal to epsilon naught times epsilon r. So हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी दे सकते हैं इस एप्सिलन r को। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है C। और इसके क्रॉस जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वो पोटेंशियल डिफरेंस V है। और यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। इस तमाम डिस्कशन को हम डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स का एरिया एक जितना है, दोनों का ही एरिया A है। और इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन D है। इनके दरमियान में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलन R है। और ये कैपेसिटर की प्लेट्स एक पावर सप्लाई या बैटरी से कनेक्टेड हैं इन कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू और एक स्विच के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी इस जगह के ऊपर। अब क्या होगा कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या कर सकता है? वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। और पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर सकता है? वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर सकता है। ऑब्वियसली मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, तो हम फिजिकली किसके फ्लो की बात करेंगे? हम फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करेंगे। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे इस पूरी वायर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। उन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से चंद एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के डॉट्स के जरिए से क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ग्रीन कलर के डॉट्स क्या हैं? ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में से चंद एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे
कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ओवरऑल ये पूरा मटेरियल क्या है, ये पूरा मटेरियल न्यूट्रल है। सो ये ग्रीन डॉट्स क्या हैं, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से चंद इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना चाहती है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होना शुरू होते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते चले जाते हैं और नतीजा क्या होता है कि एक प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ से खींच लेता है। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड कैपेसिटर की प्लेट है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उसमें थोड़ी सी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस तरह से नतीजा क्या होता है कि कैपेसिटर की जिस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स में कमी आई है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है और जिस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। सो यहाँ पे ये जो पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करना था ये काम बैटरी के लिए बहुत ही आसान था। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज प्लेस करने से पहले इस कैपेसिटर की प्लेट्स के सेट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो 0 वोल्ट था और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। सो इनिशियली वर्चुअली कोई वर्क नहीं करना पड़ा इस बैटरी को पहला चार्ज यहाँ पे प्लेस करने के लिए। सो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, 0 वोल्ट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर दी है बैटरी ने, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस राइज करेगा। लेट से मैं कहता हूं कि बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस वो अब बढ़ के कितना हुआ है, 3 वोल्ट हुआ है। ये काम कंटिन्यू रहेगा। कैपेसिटर एक प्लेट से चार्जेस उठा के दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करता रहेगा, जिसके नतीजे में ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड में इजाफा होता रहेगा और दूसरी तरफ जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड प्लेट है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी आती जाएगी। नतीजा क्या होगा कि ये वाली प्लेट कौन सा चार्ज गेन करती रहेगी, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करती रहेगी। सो जैसे जैसे ये चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा तो वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता रहेगा। इस तरह से जब तक के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाता, कैपेसिटर की प्लेट पे अपेयर होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के टर्मिनल्स पे अपेयर होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलता रहेगा। सो इस तरीके से जो पहला चार्ज डिपॉजिट करना था उस वक्त चूंकि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, वो सबसे आसान काम था बैटरी के लिए। लेकिन जब पहला सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो चुका है उस वक्त कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। अब कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज बैटरी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जब मजीद चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो जाएगा। अब अगले आने वाले चार्ज के लिए बैटरी को पहले से भी ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करनी पड़ेगी और पोटेंशियल बढ़ के 9 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद मजीद यहाँ पे जब चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस तकरीबन 12 वोल्ट बन जाएगा। तो जो आखिरी चार्ज प्लेस करना है बैटरी ने, वो काम बैटरी के लिए सबसे मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आखिरी चार्ज को सबसे ज्यादा एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब हम इस पूरे फिनोमेना के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम मैथमेटिकल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमें यह बात पता है कि डिफरेंट चार्जेस को डिफरेंट पोटेंशियल फेस करना पड़ा है। सो इसलिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है। सो इसलिए किसी भी एक्सप्रेशन में हमें एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस और एवरेज एनर्जी सप्लाइड यूज करनी चाहिए। पहले चार्ज को एनर्जी कम दी गई है पर यूनिट चार्ज, दूसरे को ज्यादा, तीसरे को उससे ज्यादा, चौथे को उससे ज्यादा और पांचवें सेट ऑफ चार्जेस को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की गई है। अब अगर मैं यहाँ पे
इन पोटेंशियल्स का एवरेज निकालूं तो वो एवरेज कितना आएगा, वो एवरेज होगा 0 + 3 + 6 + 9 + 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 5, और ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 30 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 5 या फिर 6 वोल्ट। सो दैट मीन्स अगर मैं ये बात कहूं कि किसी कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आने वाला इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट था और जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस था और बैटरी वोल्टेज V के बराबर था, तो अगर मैं एवरेज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से ही लिखूं तो V इनिशियल प्लस V फाइनल डिवाइडेड बाय 2B एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस का ही फार्मूला है। अब अगेन इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और फाइनल V है डिवाइडेड बाय 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आने वाला वो 1/2 टाइम्स V है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो अगेन अगर बैटरी का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो V एवरेज ने 6 वोल्ट ही आना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में भी फाइंड आउट करके दिखाया है। सो बजाय आप बहुत सारे डिफरेंट पोटेंशियल्स को ऐड करके उनको उनके नंबर से डिवाइड करके एवरेज निकालें, आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू को 2 से डिवाइड करके भी एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यों डिस्कस किया, बिकॉज वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे मैं V से रिप्रेजेंट करूंगा वो एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज होता है, और मुझे चूंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फाइंड आउट करना है तो Q इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी Q टाइम्स V इज इक्वल टू U, या फिर U इज इक्वल टू QV। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है। लॉजिक वही है कि कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पहले सेट ऑफ चार्ज को डिस्प्लेस करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन आखिरी सेट ऑफ चार्जेस को डिस्प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। सो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखते हैं पुट इक्वेशन या फॉर्मूला ऑफ V एवरेज फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो ये जो इक्वेशन है U इज इक्वल टू QV एवरेज, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/2V। दैट मीन्स U इज इक्वल टू 1/2QV। दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 3, और ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फार्मूला है। जब आपको कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर्ड चार्ज और कैपेसिटर की प्लेट पे आने वाला इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हम इस एक्सप्रेशन की और फॉर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये बात पता है कि चूंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो अगर आप स्मॉल q भी लिख लें तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी U इज इक्वल टू 1/2 Q की जगह पे क्या पुट करना है CV, और बाहर वैसे ही V की एक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, तो ये होगा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इसके अलावा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स या फिर बैटरीज पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। तो नेक्स्ट हम ये बात बताएंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं इस इक्वेशन से कि V Q/C के इक्वल होता है इस इक्वेशन से। सो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 है U इज इक्वल टू 1/2 QV, ये बन जाएगी 1/2 Q टाइम्स Q/C, या फिर U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। आप ये वाली वैल्यू इस जगह के ऊपर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, इससे भी यही आंसर आना था। अगर आप लिखते U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर की जगह पे C और V स्क्वायर की जगह पे Q/C होल स्क्वायर, तो इसने बनना था 1/2 C Q स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, एक C कैंसिल आउट हो जाना था, और यहां से भी हमें इक्वेशन नंबर 5 ही मिलनी थी। तो कोई भी आप एक काम कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन से एनर्जी स्टोर्ड के लिए आपको चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
पहले से पता होना चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पे हमें चार्ज स्टोर्ड, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी में से कौन सी दो चीजें सबसे आसानी से पता चल सकती हैं। सबसे आसानी से पता चलने वाली चीजें हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी। सो इक्वेशन नंबर 4 is the best formula to use to find out the value of energy stored between the parallel plate capacitor. Next हमारी heading होगी expression of energy stored in a capacitor in terms of electric field। हम ये बात जानते हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस चार्जेस स्टोर हो जाते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से बैटरी अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करती है और इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करती है, कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी ही स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की सूरत में ही प्रोवाइड करता है। सो हम यहां से इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, U इज इक्वल टू 1/2 CV²। We know that expression for capacitance of parallel plate capacitor is A epsilon naught epsilon R by D, and we also know that electric field is negative gradient of potential, जिसमें हम potential difference के लिए V का सिंबल यूज कर रहे हैं और distance between plates के लिए D का सिंबल यूज कर रहे हैं। माइनस साइन हमने वैसे ही हटा दिया है क्योंकि हम यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं कर रहे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल हर नेक्स्ट पॉइंट पे पिछले पॉइंट की निस्बत कम होगा। हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और रीअरेंज करने से ये इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू ED या फिर V² इज इक्वल टू E² D²। इस इक्वेशन को आप कहिए इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन को कहिए इक्वेशन नंबर 5 और लिखिए पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट U इज इक्वल टू 1/2 C की जगह के ऊपर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D और V² की जगह पे E² D²। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, एक्सप्रेशन बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² A D² बाय D। तो D जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है वो न्यूमरेटर में मौजूद D की एक पावर से कैंसिल आउट होगा। ये बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² A D। This is our equation number 6, and this expression give us the value of energy stored in a capacitor in terms of electric field maintained between its plates. Knowing the value of dielectric constant present between the plates, area of the capacitor and distance between the plates of the capacitor. Next जो टर्म हमने डिस्कस करनी है वो क्या है? वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के लिए स्मॉल u का सिंबल यूज किया गया है एंड व्हाट इज इट? इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट इस तरह से ड्रॉ करें और उसके करीब दूसरी प्लेट भी इस तरह से ड्रॉ कर दें और हम इसको इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर दें, तो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम कैपेसिटर की इस प्लेट के एरिया A को इस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक पूरा क्यूब बन रहा है और क्यूब का वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्टेंस होता है। इस वजह से जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है वो बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² A D डिवाइडेड बाय V। अब एरिया
एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का प्रोडक्ट वॉल्यूम से कट जाएगा और एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। हम ये बात जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 किस चीज की इक्वेशन है। ये इक्वेशन है एनर्जी स्टोर्ड की। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स वही होंगे जो एनर्जी की होते हैं, एंड दोज आर जूल्स, जे से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो कि इक्वेशन नंबर 7 है, ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए अगर आप इसके यूनिट्स डिस्क्राइब करना चाहो तो चूंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स ही एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स हैं, और एनर्जी के यूनिट्स जूल्स और वॉल्यूम के क्या होते हैं? मीटर क्यूब होते हैं। हम ये बात जानते हैं कि वर्क किसके इक्वल होता है? वो F.D के इक्वल होता है। इसलिए जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो जूल न्यूटन मीटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब मौजूद होगा। एक वैल्यू कट जाएगी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर Nm-2 इसके यूनिट्स बनेंगे। और हम ये बात जानते हैं कि प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। सो ये जो यूनिट्स हैं ये पास्कल के इक्वल आते हैं। अब फिजिकली एनर्जी डेंसिटी जो है वो प्रेशर नहीं है, लेकिन इसके यूनिट्स प्रेशर आती हैं सेम वैसे जैसे फर्स्ट ईयर में जो आपने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी। वो क्या थी? सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट प्रेशर वाले ही होते हैं। सो आगे अगर आप इसके बेस यूनिट्स डिस्क्राइब करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे कि हम ये बात जानते हैं कि F = ma होता है, इसलिए आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। इससे U का फॉर्मूला बनेगा, इस जगह के ऊपर न्यूटन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1/मीटर स्क्वायर एज इट इज मौजूद है। तो कैंसिलेशन के बाद यूनिट्स बनेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर kg m-1 s-2। और अगर आप एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस लिखना चाहें तो ये प्रेशर वाली ही हैं। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का और सेकंड टाइम का यूनिट है। इस वजह से ml-1 t-2 ये एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशंस हैं। हमारा आज का पहला MCQ है, A capacitor has plate area of 5 centimeter square. So 5 centimeter square is plate area. हम ये बात जानते हैं कि जब पावर ऑफ यूनिट मौजूद हो तो वो प्रीफिक्स की भी पावर होती है। सेंटी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? वो है 5 × 10⁻⁻² मीटर होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻² का भी स्क्वायर होगा और मीटर का भी स्क्वायर होगा। सो ये वैल्यू बन जाएगी 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.05 मिलीमीटर। सो डी की वैल्यू कितनी है? वो है 0.05 मिलीमीटर या फिर 0.05 × 10⁻³ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 2.4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। There is no dielectric present between its plates. What is energy stored in the capacitor? So energy stored का फार्मूला है 1/2 times epsilon naught, epsilon r नहीं लिखेंगे, E square AD। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/2 times 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी है? वो है 2.4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर का स्क्वायर। और इसके बाद एरिया की वैल्यू कितनी है? वो है 5 × 10⁻⁴ और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है 0.05 × 10⁻³ मीटर। जबकि एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, मीटर। जबकि एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिकल वो होगी 6.37 × 10⁻⁹। यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
साथ है ब्रैकेट के अंदर वोल्ट स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, बाकी बाहर लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर और मीटर। सबसे पहले तो आप इन वैल्यूज को काट दीजिए, बाकी यूनिट्स बचते हैं कूलम स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर। हम ये बात जानते हैं कि वर्क का फार्मूला F डॉट डी होता है, इस वजह से जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। सो इसकी जगह पे मैं जूल लिखने जा रहा हूं। और हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज का फार्मूला होता है, इसलिए वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये यूनिट्स बन जाएंगे कूलम स्क्वायर ओवर जूल, और वी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, वी स्क्वायर की जगह पे आएगा जूल स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे कूलम स्क्वायर से और जूल एक पावर से कट जाएगा। सो हमारा आंसर जो होगा वो किस में होगा, वो होगा जूल्स में। अब 10⁻⁻9 प्रीफिक्स है, उसके लिए नैनो का प्रीफिक्स यूज होता है, इसलिए ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अब कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स पहले की तरह जो एरिया ऑफ प्लेट है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटी की जगह पे उसकी वैल्यू -2 मीटर और उसका स्क्वायर, तो ये एरिया बन जाएगा 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और साथ होगा मीटर का स्क्वायर। सो 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। नेक्स्ट है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट एंड इट्स प्लेट सेपरेशन इज 0.05 मिलीमीटर। सो डी की वैल्यू पहले की तरह 0.05 मिलीमीटर ही है, आप उसकी जगह पे 0.05 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आपने अगेन एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन लिखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, E² AD। हम ये बात जानते हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फार्मूले से E नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की वजह से ये होता है, इसलिए एनर्जी स्टोर्ड का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर V/D का स्क्वायर AD। दैट मीन्स एक्सप्रेशन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट V²/D² इंटू AD, एक D कट जाएगा और एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट V² A/D। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, क्या वैल्यूज बनेगी, 1/2 × 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V की वैल्यू 12 वोल्ट है, सो 12 वोल्ट का स्क्वायर आना है। उसके बाद एरिया है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस है 0.05 × 10⁻³ मीटर। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं यूनिट्स के अंदर वो पहले ही कैंसिल कर देता हूं, ये दोनों कट रही हैं, बाकी को जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा U = कैलकुलेटर के ऊपर आप न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कीजिए, अगेन आंसर होगा 6.37 × 10⁻⁻9 और यूनिट्स क्या हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, वोल्ट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर। सो हम ये बात जानते हैं कि न्यूटन मीटर जूल होता है, सो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल, और वोल्ट जूल पर कूलम होता है, सो जूल स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा, कूलम स्क्वायर कट जाएगा, जूल एक पावर से कटेगा। सो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 6.37 × 10⁻⁻9 जूल्स, और -9 को प्रीफिक्स के तौर पे नैनो लिख दीजिए, आंसर होगा 6.37 नैनो जूल्स। दैट इज अगेन ऑप्शन ए। पहले एमसीक्यू में ये डेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में दिया गया था, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में दिया गया है, दोनों का आंसर एक ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 5 cm का स्क्वायर या फिर 5 × 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। दैट मीन्स 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड इट्स प्लेट सेपरेशन इज 0.05 मिलीमीटर।
0.05 मिलीमीटर प्लेट सेपरेशन है, मिली प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे 10⁻³ पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 2.4 into 10⁻5 volt per meter. Germanium of dielectric constant epsilon r of 16 is present between its plates. What is energy stored in the capacitor? Energy stored का expression U is equal to 1/2 epsilon naught. अब epsilon r भी आएगा, साथ आएगा E² AD. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। U is equal to 1/2 into 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन r इज 16। E की वैल्यू कितनी है? वो है 2.4 into 10⁻5 वोल्ट पर मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया है 5 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और उससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? वो हो रहा है 0.05 into 10⁻³ मीटर। कैलकुलेटर पे पुट कीजिए, आंसर होगा 101.952 into 10⁻⁻9 जूल्स, और अगेन -9 को नैनो लिख दीजिए, आंसर होगा 101.952 नैनो जूल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो प्लेट एरिया तब्दील नहीं किया गया, इसकी वैल्यू वही है। सो ये होगा 5 into 10⁻⁻² का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स प्लेट सेपरेशन इज 0.05 मिलीमीटर, सो D इज 0.05 मिलीमीटर। 0.05 into 10⁻⁻3 मीटर, जो कि मिली प्रीफिक्स की जगह पे लिखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स इज E is equal to 2.4 into 10⁻5 volt per meter. Germanium of dielectric constant 16 is present between its plates. What is energy density of the capacitor? हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर होता है। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E² AD by V में वॉल्यूम एरिया और डिस्टेंस के प्रोडक्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E²। सो U is equal to 1/2 into 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन r is 16 and E² is 2.4 into 10⁻5 का होल स्क्वायर, और साथ यूनिट क्या है? यूनिट है वोल्ट पर मीटर का होल स्क्वायर। सो आप कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, आंसर होगा 4.07808, और यूनिट्स क्या हैं? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ है वोल्ट स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि न्यूटन मीटर जूल होता है, इसलिए न्यूटन मीटर अलग कर दीजिए, साथ लिखिए V² ओवर मीटर क्यूब। अब न्यूटन मीटर की जगह पे जूल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर ओवर जूल, और वोल्ट भी जूल पर कूलम होता है, सो जूल स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बनेगा, और साथ होगा 1 ओवर मीटर क्यूब। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं और आंसर होगा जूल्स पर क्यूबिक मीटर में। सो जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो है D 4.08 जूल पर क्यूबिक मीटर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक और उससे रिलेटेड MCQs। ये थे वो तमाम फैक्टर्स जिनके ऊपर एनर्जी स्टोर्ड इन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड करती है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में टाइम कांस्टेंट और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिटेल में डिस्कस करना है। सो अंटिल देन खुदा हाफिज।